Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you're doing well. Studies and preparations are going on. ये वाला जो IDT का शॉट है, I think this would be the most important, the most requested one with respect to the interest provisions. अब interest provisions हमारे GST के अंदर और customs के अंदर बहुत सारी जगह आते हैं, जिसके अंदर मैं कभी कभार गवर्नमेंट को पे करता हूँ, गवर्नमेंट मुझे पे करता है, उसके सिचुएशन अलग होती है, उसके रेट अलग होते हैं, उसके पीरियड अलग होता है. Everything will be compiled in this particular PDF and this particular video that we are recording. Okay. स्टार्ट करने से पहले एज ऑलवेज एक बार चैनल पे मैं ये वाला टेलीग्राम जो है हमारा चैनल, वहां पे आई विल बी पोस्टिंग द पीडीएफ, तो यू कैन डाउनलोड दैट. नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अदरवाइज यू कैन जस्ट स्कैन इट हियर. एंड वहां पे जीएसटी के एमसीक्यूज वगैरह सब हमारे हो चुके हैं. एंश्योर यू आर ज्वाइनिंग दैट. वहां पे डिस्कशन भी चलता है. दूसरी बात, जेन्युइनली अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज एंश्योर यू आर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग एंड कमेंटिंग, बिकॉज इट हेल्प्स मी टू रीच मोर स्टूडेंट्स. बाकी एड वेड हम इसमें कुछ चलाते नहीं है, सिर्फ आपका जो सपोर्ट है वो हमारे लिए काम करता है एज अ मोटिवेशन टू डू मोर. ठीक है. एंड यू विल ऑल्सो बी स्टे कंप्लीटली अपडेटेड विद वॉट एवर आई एम अपलोडिंग, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके पेपर नंबर 5 के लिए आ रही है और आगे आने वाली है. सो डू दैट. ठीक है, चलिए स्टार्ट करें. ये वन ऑफ आई वुड से वन ऑफ दोज कंसेप्ट्स है जहां पे मुझे भी बहुत मजा आया बनाते वक्त, कि एक समझ आ जाता है ना कि यार ये बन गया, ये टॉप एक टॉप की क्वालिटी का कुछ बन गया है. एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू आर गोइंग टू फील अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं. मैंने इसमें क्या किया है, जो आपका पेज नंबर 1 है ना, वहां पे आपके सेल्फ नोटिंग के लिए कुछ चीजें डाली है. फ्रॉम द क्वेरीज व्हाट आई अंडरस्टूड इज दैट कि आपका जो बेसिक सेक्शन नंबर 50, मैं पहले जीएसटी की बात कर रहा हूं, बेसिक सेक्शन नंबर 50 जो होता है विद रिस्पेक्ट टू द इंटरेस्ट, रेड विद रूल नंबर 88B ऑफ द सीजीएसटी रूल्स, ये आप लोगों ने ढंग से नहीं पढ़ा हुआ होता. एक बार मेरे कहने पे ये पेज मैंने सेल्फ नोटिंग के लिए दिया है. जो मैंने बेसिक चीजें लिख के दी है, सबसेक्शन 1 प्रोविजो, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 और रूल नंबर 88B, आप पहले इसका रीडिंग लेंगे और उसके बाद आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे. सेल्फ नोटिंग से कुछ चीजें डाल देना. अब मैं यहाँ पे कंपाइलेशन जो है वो स्टार्ट कर रहा हूं. आ जाओ. सबसे पहले आई विल बी टॉकिंग अबाउट जीएसटी एंड देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट कस्टम्स. जीएसटी के अंदर भी सिचुएशन नंबर ए के अंदर आई विल बी टॉकिंग व्हेन आई हैव टू पे इंटरेस्ट टू द गवर्नमेंट. इसके अंदर मोटा मोटा 3 केस बनेंगे. अच्छा सर, जब हमें इंटरेस्ट निकालना होता है, whenever we have to calculate interest, there are 3 variables. एक होता है जो अमाउंट आप निकालोगे कि भैया किस अमाउंट पे मुझे इंटरेस्ट पे करना है, दिस विल डिपेंड ऑन व्हाट द सिचुएशन इज. दूसरा होता है उस पर रेट कितने का लगाना है, और तीसरा होता है कितने पीरियड का इंटरेस्ट लगाना है, क्योंकि ये जो रेट है ये रहता है आपका पर एनम के हिसाब से. तो इस पर एनम के रेट के ऊपर मुझे कितना पीरियड लगाना है वो मुझे डिटरमिन करना है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. अब ये जो सिचुएशन है जिसके अंदर आई एम गोइंग टू पे इंटरेस्ट टू द जीएसटी डिपार्टमेंट, इन सब के अंदर आपका रेट फिक्स्ड है. चाहे वो 3 केसेस जो मैं कोई भी उठा लूं, 18% पर एनम इज फिक्स्ड. किसी जमाने में 24 वगैरह होता था, वो कुछ नहीं है. अब आपको 18% का इंटरेस्ट पे करना है. ठीक है. अब मैं अलग अलग केस उठाऊंगा और उसके अंदर बाकी के दोनों क्वेश्चंस आंसर करूंगा, मतलब बाकी के 2 वेरिएबल्स. केस नंबर 1 है डिलेड टैक्स पेमेंट टू द गवर्नमेंट, मतलब मुझे जो टैक्स पे करना था वो मैंने गवर्नमेंट को लेट पे किया. टैक्स पेमेंट का रिटर्न कौन सा है? जीएसटीआर 3B. जीएसटीआर 1 नहीं है. जीएसटीआर 1 में कहीं पे भी कोई टैक्स पेमेंट नहीं होती. इट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन रिटर्न. तो जीएसटीआर 3B के थ्रू मेरा टैक्स पेमेंट होएगा. अब इस बच्चे का, ये आप हो, ठीक है. अब आपका पहला सवाल ये है कि सर यहाँ पे इंटरेस्ट किस अमाउंट पे लगेगा. रेट तो क्लियर हो गया, मैंने एक वेरिएबल ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स कर लिया है. अब मैं धीरे धीरे पीरियड और अमाउंट के क्वेश्चंस आंसर करूंगा विद रिस्पेक्ट टू द सिचुएशन ऑफ डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स. सबसे पहला, सर किस अमाउंट पे करना है. अब सुनना, इफ योर जीएसटीआर 3B इज फाइल्ड लेट बट बिफोर सेक्शन 73-74 प्रोसीडिंग्स, इसका क्या मतलब हुआ? गवर्नमेंट ने आपकी कॉलर अभी नहीं पकड़ी है. 73-74 की प्रोसीडिंग्स हर केस में नहीं उठाई जाती है. वहां पे शो कॉज नोटिस आता है तो प्रोसीडिंग उठाई जाती है. अब अगर आपका सेक्शन 73-74 नहीं पिक हुआ है एंड नाउ यू आर फाइलिंग जीएसटीआर 3B लेट, जो बहुत ही नॉर्मल है, मार्केट में होता है कि भैया 20 तारीख की पेमेंट थी, लेट्स से आई एम मंथली फाइलर, क्यूआरएमपी और मंथली 2 होते हैं, एंड मैंने 20 तक रिटर्न नहीं फाइल करी, 25 को फाइल करी, तो उस केस में इंटरेस्ट किस पे लगेगा? वॉट एवर द नेट जीएसटी पेड. नेट जीएसटी मतलब आपको देखना है आईटीसी के इंपैक्ट के साथ. और ये अगर आप सेक्शन नंबर 50 उठाओगे, रेड विद रूल 88B, वहां पे लाइन क्या लिखी है? Whatever is paid by debit of e-cash ledger. What do you mean by this? जो ग्रॉस अमाउंट होता है माइनस आईटीसी, यस माइनस आईटीसी, ये आपका यहां से कैश का पेमेंट होएगा. और ऑब्वियसली इसके अंदर आरसीएम आपको अलग से ऐड करना होता है. तो कहना है से ग्रॉस माइनस आईटीसी प्लस आरसीएम मेरा हमेशा कैश के थ्रू पे होएगा. दैट इज योर नेट जीएसटी पेड. नेट मतलब आईटीसी का इंपैक्ट आपको लेना है. यू विल टेक द नेट आईटीसी इंपैक्ट. सो लीगल वर्ड्स क्या है, अगर आप अपने बुक में देखोगे या मेरी बुक में देखोगे,
दैट पेड बाय डेबिट ऑफ ई कैश लेजर। अब सर इसमें एक अमेंडमेंट आया था जो हमने May 25 से पढ़ना स्टार्ट किया, दैट नो इंटरेस्ट ऑन अमाउंट विच एवर इज इन ई कैश लेजर ऑन और बिफोर द ड्यू डेट टिल द डेबिट ऑफ ई कैश फॉर टैक्स पेमेंट आफ्टर ड्यू डेट। सिंपल सी बात है, 20th की ड्यू डेट है, अगर मेरा ई कैश में एक पैसा पड़ा हुआ है 20th तारीख से, जैसे मार्च मंथ ले लो, मार्च की पेमेंट 20th अप्रैल तक जानी थी, अब 20th को मेरा ई कैश लेजर में पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, एंड लेट्स से मैं 20th अप्रैल की जगह आई एम फाइलिंग द रिटर्न ऑन 25th अप्रैल, और वही वाला अमाउंट जो मेरा ई कैश में पड़ा हुआ है दैट एग्जिस्ट्स टिल 25th अप्रैल, तो मैं गवर्नमेंट को क्या बोलूंगा कि सरकार सुनिए, मैंने रिटर्न लेट फाइल करी है लेकिन ई कैश में तो पैसा जमा कर रखा है, ई कैश में पैसा कब जमा होगा, जब मेरे अकाउंट से डेबिट होके आपके खाते में जाएगा, तभी तो वो ई कैश लेजर पे मेरे पोर्टल पे शो कर रहा है। तो एक्चुअल में मेरे साइड से मैंने वो पैसा अपने पास तो रखा ही नहीं है, आपके पास मैंने जमा करा दिया था, बस रिटर्न फाइल करके आपको बताया नहीं मैंने कि हाँ ये मेरी रिटर्न का यूटिलाइजेशन है, ये मेरी लायबिलिटी है, बट पैसा मेरे अकाउंट में नहीं था, मैंने आपके अकाउंट में जमा कर दिया ट्रेजरी अकाउंट में, इसीलिए अब इस अमाउंट के ऊपर भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो अगर आपको ऐसा कोई अमाउंट दिया गया है, ध्यान से दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, ई कैश लेजर में पैसा ड्यू डेट के दिन है, ड्यू डेट या ड्यू डेट से पहले है, एंड वो पैसा हिलाया नहीं है हमने, कब तक, टिल यू फाइल द रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट, मतलब टिल यू डेबिट द ई कैश लेजर फॉर टैक्स पेमेंट आफ्टर ड्यू डेट, मतलब ही आपका 3B फाइल हो रहा है। तो जब भी मैंने लेट फाइल किया तब तक ये पैसा पड़ा हुआ था, तो सर उस पर भी मुझे इंटरेस्ट मत लगाओ। समझ में आया? तो इन शॉर्ट कहना है से नेट जीएसटी पेड माइनस दिस कैश, समझना ध्यान से, कहना है से दैट फाइनल इंटरेस्ट विल बी लेविड ऑन व्हाट अमाउंट, ग्रॉस जीएसटी माइनस आईटीसी प्लस आरसीएम, ये क्या आ जाएगा मेरा, नेट जीएसटी पेड इन कैश माइनस वो वाला कैश जो कि पड़ा हुआ है फ्रॉम ड्यू डेट से लेके लेट फाइलिंग तक, मतलब एक्चुअल डेबिट तक। देखो आपको एक बार प्लीज प्रोविजंस रीड करने पड़ेंगे, ये अब इंटरलिंक चल रहा है सब कुछ, तो ये आप समझ पाओगे चीजों को। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट केस। अब अगर मैंने जीएसटी और 3B की जो फाइलिंग है वो टाइम से करी है, बट मैंने कोई सप्लाई उसके अंदर रिकॉर्ड करनी रह गई, ये पेपर में आया था आपका लास्ट अटेम्प्ट में नवंबर 24 में, बहुत बच्चों ने गलतियां करी थी, आपने 3B लेट नहीं फाइल करी, 3B टाइम से फाइल करी, उसके अंदर एक सप्लाई दिखाना रह गया, टैक्स पेमेंट उसके ऊपर रह गई, या फिर आपकी शायद ये वाला केस था कि आपने जीएसटी और 3B लेट फाइल करी लेकिन आपका 73 74 हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। अब यहाँ पे आपको नेट जीएसटी जो नेट कैश पेमेंट करते हो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आपको ग्रॉस लायबिलिटी के ऊपर लगेगा, मतलब आईटीसी का इंपैक्ट हटा के जितना लेट आपका ग्रॉस लायबिलिटी है अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल उसके ऊपर लग जाएगा। So here the interest will be on the total GST due. Please do not consider the ITC. सर अब मेरे दो सवाल आंसर हो चुके हैं, पहला सवाल था इंटरेस्ट का, वो मैंने आंसर कर दिया, दूसरा सवाल था किस अमाउंट पे आंसर कर दिया, डिपेंड करता है आपकी 3B का क्या हिसाब किताब है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन ऑफ डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स टू गवर्नमेंट। अब सर दूसरा सवाल आपका, दूसरा मतलब इन शॉर्ट तीसरा, दैट व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ इंटरेस्ट, में इंटरेस्ट किस पीरियड पे लगाऊंगा, आपकी जो भी ड्यू डेट रहेगी उसके अगले दिन से, 20, 22, 24, मतलब आपकी 3B की जो भी डेट है उसके अगले दिन से आपका इंटरेस्ट लगेगा। क्या ये बात समझ में आई? तो दैट विल बी द नेक्स्ट ऑफ ड्यू डेट टिल द पेमेंट डेट। एग्जांपल अप्रैल मंथ था, मंथली फाइलर की बात कर रहा हूं, ड्यू डेट क्या थी 20th में, आपने लेट फाइलिंग करी, 21st में से आपका इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा, ये येलो कलर का पीरियड है आपका जो जिस पे आपको इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। कैलकुलेटर पे डेज की गलती मत करना, सीए फाइनल लेवल पे हो, चाहे आप सी एंटर वाले भी देख रहे हो, प्लीज कैलकुलेटर पे गलतियां नहीं चाहिए। जब आप लेट से ये मे वाला जो आप कैलकुलेट करोगे, लेट से 31 डेज ऑफ मे -20 करना, ओके ना, क्योंकि 20th पर आपको एक्सक्लूड करना है, 21st से आपका इंटरेस्ट लगना है। इज दिस फर्स्ट सिचुएशन क्लियर? आई थिंक केस नंबर 1 अच्छे से क्लियर हुआ है। अब मैं चलता हूं केस नंबर 2 पे, प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट क्या होती है, जिसके अंदर मेरे पास ये प्रॉब्लम आती है कि आई डोंट नो हाउ मच अमाउंट इज टू बी पेड। ओके, सेक्शन 60 में जो पढ़ते हैं, रेट सेम है, बचे हुए दो सवाल आंसर कर लेते हैं, आपका आंसर बन जाएगा, एक पीरियड ऑफ इंटरेस्ट और एक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। सर किस अमाउंट पे करना है? ऑब्वियसली जब प्रोविजनल असेसमेंट का फाइनलाइजेशन हुआ, जब प्रोविजनल असेसमेंट का फाइनलाइजेशन हुआ तब पता चला कि सर मुझे तो अमाउंट ज्यादा पे करना है, तो दैट फाइनल असेस्ड अमाउंट माइनस प्रोविजनल अमाउंट विल बी माय अमाउंट ऑन विच, दैट डिफरेंस विल बी द अमाउंट ऑन विच आई विल पे द इंटरेस्ट ऑफ 18% पर एनम। अब सर एक और सवाल, पीरियड ऑफ इंटरेस्ट क्या, डे आफ्टर ड्यू डेट। अगेन जिस भी मंथ का, लेट्स से आप जून मंथ का मंथली फाइलर में जून मंथ का आप प्रोविजनल असेसमेंट करवा रहे थे,
जून मंथ का और नॉर्मल पेमेंट कब तक हो जाना चाहिए था, 20th ऑफ जुलाई तक। यस, तो फिर उसके अगले दिन से आपका जो है इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा टिल पेमेंट डेट। अब इसके अंदर एक चीज चेक करना, एंड दिस थिंग व्हिच आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दिस विल अप्लाई फॉर द प्रोविजनल असेसमेंट ऑफ जीएसटी एज वेल एज कस्टम्स। कि आपको चेक करना है कोई वॉलेंट्री पेमेंट इन बिटवीन तो नहीं कर दी है। 2-3 बार कस्टम्स में उन्होंने पूछ लिया था व्हाट डू यू मीन बाय वॉलेंट्री पेमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट करवा लिया, टैक्स का पेमेंट कर दिया, जो भी आपने प्रोविजनल मांगा था, उसके बाद बीच में मुझे अंदर से फील आता है कि यार कहीं ना कहीं मेरा टैक्स ड्यू होने वाला है, तो आज मैं एडॉक बेसिस पे एक अमाउंट पे करके रख देता हूं, तो दैट विल इंपैक्ट माय इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं अमाउंट बीच में पे कर रहा हूं तो उस अमाउंट पे तो इंटरेस्ट उसी दिन खत्म हो जाएगा ना, कि कल को अगर पैसा निकला ड्यू। तो उस केस में एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। प्रोविजनल पेमेंट मैंने अप्रैल मंथ के लिए 1 लाख रुपए की पेमेंट कर दी है, ठीक है। मुझे बाद में ऐसा लगा जून मंथ में जाके कि यार शायद मेरा ना टैक्स निकलने वाला है, तो मैं 20,000 की पेमेंट ऐसी कर देता हूं अपने मन से। और फाइनल असेसमेंट हुई जीएसटी की 1,50,000, और वो हुई 15 जून को, जिस दिन मैंने वो बैलेंस भी पे कर दिया। व्हाट डू मीन बाय बैलेंस, 1 लाख की असेसमेंट प्रोविजनल हुई थी और फाइनल असेसमेंट हुई है 1,50,000 की, तो कितना डिफरेंस निकला, 50,000 का। यस, ये कब हुआ फाइनलाइजेशन, 15th ऑफ जून को। लेकिन इस टोटल 50,000 में से 20,000 जो है वो तो मैंने 3rd जून को पे कर दिया था ना, तो मैं सरकार को इस 20,000 पे इंटरेस्ट 15 जून तक क्यों दूंगा, मैं तो 3rd जून तक दूंगा, क्योंकि बीच में मैंने पेमेंट कर दी। तो 20,000 पे जो इंटरेस्ट का मीटर है वो तो 3 जून को रुक जाएगा। सो 20,000 पे जो आपका 18% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा, दैट विल बी फ्रॉम 21st में। कैसे आया, अप्रैल की ड्यू डेट क्या है, 20th में, उसका अगला दिन 21st में, टिल 3rd जून, क्योंकि इस दिन मैंने पेमेंट कर दी। बैलेंस 30,000 का 21st से 15 जून जब तक फाइनल पेमेंट हो रही है। यही बात आपकी कस्टम्स के प्रोविजनल असेसमेंट में भी लगेगी। समझ में आ रही है बात, क्वेश्चन जो आया था कस्टम्स का आया था, दोनों में ये चीज लग जाएगी। सर तीसरा केस, ये मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज लिंक्ड विद सेक्शन नंबर 50 सबसेक्शन 3। अक्सर ये बच्चे ढंग से नहीं करके जाते, मेरी बात ध्यान से सुनना। आईटीसी जब आप गलत वाला लेते हो, तो गलत वाले लेने के टाइम पे आपके 2 टर्म्स इंपॉर्टेंट है। एक होता है आपका आईटीसी रॉन्गली अवेल करना, और एक होता है उसको यूटिलाइज करना। अवेल करना क्या होता है, जब आप 3B में क्लेम करते हो और आपके ई क्रेडिट लेजर में वो चीज जाके बैठ जाती है, इसको बोलते हैं अवेल करना या फिर क्लेम करना। और एक वर्ड होता है हमारा यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन मतलब जब आप 3B की फाइलिंग करते हो और जब आप अमाउंट ऑफ आईटीसी को सेट ऑफ करते हो। सेट ऑफ करते हो मतलब आप अपनी ग्रॉस लायबिलिटी में से सेट ऑफ करके जो कैश पेमेंट है वो कम कर देते हो, क्योंकि आप आईटीसी यूटिलाइज करते हो। सो व्हेन इज यूटिलाइजेशन, दैट इज अ सिन, दैट इज अ पेनल्टी। आप गलत आईटीसी अवेल करोगे तो उसके बाद उसका अगर यूटिलाइजेशन करोगे तो हम सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 में आपको डंडा मारेंगे इंटरेस्ट का, अवेलमेंट के ऊपर नहीं मारेंगे। क्वेश्चन में भी आया हुआ है कि अवेल्ड आईटीसी गलत वाला आपने रिवर्स कर दिया, इंटरेस्ट नहीं लगेगा साहब, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट का नुकसान होने नहीं दिया था, मैंने उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया। यूटिलाइजेशन होने की वजह से कैश पेमेंट कम हो जाती है, वो मैंने नहीं करी। अब यहां पे सवाल पहला उठता है कि सर पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी है ये यूटिलाइज हुआ, ये कैसे पता चलेगा जनाब, क्यों ये क्वेरी आएगा। क्योंकि जो मेरा ई क्रेडिट का जो भंडा है, ई क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस है, जो मेरा क्रेडिट का जो वॉट एवर यू कैन से यार, जो भी लेजर है उसके अंदर मैं सही वाला आईटीसी और गलत वाला आईटीसी अलग अलग डालता हूं क्या। टेल मी वन थिंग, डू आई सेग्रीगेट द करेक्टली अवेल्ड आईटीसी, रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी? नो सर, वो तो टोटल के टोटल में जाता है। अब इसी लेजर में मेरा सही वाला भी जा रहा है और इसमें गलत वाला भी जा रहा है, तो जनाब पता कैसे चलेगा कि गलत वाला आईटीसी यूटिलाइज किया है? क्योंकि मैं तो टैक्स पेयर ऐसे ये बोल दूंगा कि नहीं 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 गलत वाला आईटीसी नहीं, मैंने तो सर सही वाला ही यूटिलाइज किया, तो आप मेरे पे इंटरेस्ट मत लगाओ। गवर्नमेंट भी स्मार्ट है, लॉ भी बहुत स्मार्ट है। लॉ ने कहा ठीक है बेटा, तू शेयर तो मैं सवा शेयर, मैं तेरे को एक कंडीशन डाल देता हूं, अगर ये कंडीशन लग गई, दिस विल 100%, 1000% बियॉन्ड एनी डाउट प्रूफ दैट यू हैव यूटिलाइज्ड द रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी। क्या है वो देखो, हाउ टू नो, पहले ये सवाल आंसर कर रहा हूं। इफ योर ई क्रेडिट बैलेंस फॉल्स बिलो द आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड, दिस विल 1000% शो दैट द wrongly availed ITC has been utilized। सर कैसे, इसका एग्जांपल लेके बताओ। वैसे ये टाइम नहीं है एग्जांपल का, लेकिन समझना है तो फिर कोई फायदा नहीं, तो ले लेता हूं एग्जांपल। लेट से मेरा करेक्ट वाला आईटीसी था 10 और मेरा गलत वाला आईटीसी, रॉन्ग वाला आईटीसी था 15। ठीक है, मैंने दोनों ले लिया। अब सेग्रीगेशन तो होता नहीं है क्रेडिट में, मैंने दोनों ले लिया 25। अब सिंपल, कल को मैंने 25 में से यूटिलाइजेशन स्टार्ट किया,
मैंने यूटिलाइज करना स्टार्ट किया और कल को ये बैलेंस रह गया 8। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कैन आई पुट फॉरवर्ड एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द डिपार्टमेंट की जनाब इस 8 में मैंने 15 वाला यूटिलाइज करा ही नहीं है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पता है क्यों? क्योंकि मुझे एक बात बताओ, अगर आपने सही वाला किया होता 10, आपने इसके अंदर टोटल यूटिलाइजेशन कितना किया? 25 से 8 जब आप आए हो तो हाउ मच इज द टोटल यूटिलाइजेशन? 17। टोटल यूटिलाइजेशन इज 17 एंड यू हैड करेक्ट 10। तो इफ यू आर यूटिलाइजिंग 17 एंड यू ओनली हैड करेक्ट 10 वाला, गलत से 15 वाला था, तो कहना 100% से कि इस 17 में आपने 15 वाला भी यूटिलाइज किया। कैसे? क्योंकि सही वाला तो सिर्फ 10 है ना और तुमने 17 यूटिलाइज किया है, तो जो एक्सेस 7 है वो तुमने गलत वाले में से किया है। ये सिर्फ समझाने के लिए था, इसका डेरिवेशन था, ये इसके पीछे का लॉजिक और फील फैक्टर था। ठीक है, बहुत लॉजिकल है ये चीज, बेसिक मैथ्स है। तो इसको मैं अभी हटा रहा हूं, इसको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक फॉर्मूला लर्न कर लो। अगर पल्ले नहीं पड़ रहा इस टाइम तो सिंपल दिमाग लगाओ, ई क्रेडिट का जो बैलेंस है अगर रॉन्गली अवेल्ड से नीचे चला गया, इट मींस 100% आई कैन से दैट ये गलत वाले आईटीसी में से आपने यूटिलाइज किया है, तभी तो क्रेडिट का बैलेंस नीचे जा चुका है। वो जाता कैसे है? यूटिलाइज करते हुए। समझ में आया? तो ये दिस सिचुएशन विल ट्रिगर, यू कैन राइट दिस एज अ ट्रिगर पॉइंट फॉर इंटरेस्ट। दिस इज अ ट्रिगर पॉइंट फॉर इंटरेस्ट। और सर सवाल नंबर 2 कि किस अमाउंट पे लगाएंगे? इसके डिफरेंस पे लगा दो, इसके डिफरेंस पे लगा दो आप। सो दिस डिफरेंस विल बी द अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट शैल बी लेविड। तो 18% पर एनम लगेगा। अमाउंट क्लियर हुआ, लेकिन सर पीरियड भी बता दो एक बार। ये नॉर्मल है। अब इस नॉर्मल में भी एक थोड़ा सा गड़बड़ है, आपको पेपर में इंटरेस्ट लगाना है जो मेरा डेट ऑफ यूटिलाइजेशन रहेगा। व्हाट इज द सिन? इज अवेलमेंट सिन और यूटिलाइजेशन अ सिन? मतलब गलती क्या है, यूटिलाइजेशन या अवेलमेंट? यूटिलाइजेशन। तो जो यूटिलाइजेशन होगा उसके अगले दिन से इंटरेस्ट लगाना स्टार्ट करना। मैं ये चीज पूरा एग्री नहीं करता। मैं इसके पीछे एग्रीमेंट क्यों नहीं करता? क्योंकि आईसीआई यहां पे ना, ये जो मैंने आपको लिखा है दिस इज एज पर आईसीआई। बट अगर आप रूल नंबर 88B सब रूल 3 खोल के देखोगे, अभी मेरे लिए ओपन करके देखो, वहां पे लिखा है द पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन। मेरी बुक में भी मैंने लिखा है डेट ऑफ यूटिलाइजेशन, लेकिन मैंने क्वेश्चन बैंक में सॉल्व करते वक्त नेक्स्ट डे लिया है। बच्चे पूछते ऐसा क्यों किया? मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने सारे फैक्ट्स रख रहा हूं। आप ऐसे ही करना, भगवान से होप करके कि आईसीआई अपना स्टैंड ना चेंज करे। ठीक है, ओके। तो आईसीआई चार्ज करता है नेक्स्ट डे से, तो मैं भी नेक्स्ट डे से चार्ज करने को बोल रहा हूं, लेकिन लीगली रूल 88B सब रूल 3 में लिखा है डेट ऑफ यूटिलाइजेशन से। अब सर सवाल ये उठता है कि डेट ऑफ यूटिलाइजेशन क्या होती है? किस दिन माना जाएगा डेट ऑफ यूटिलाइजेशन है? यही वाला केस मोस्टली लगेगा कि अगर आपका ये जो हिसाब बिगड़ा है ना, ई क्रेडिट लेजर इज फॉलिंग बिलो द रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी, इफ दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ एनी टैक्स पेमेंट थ्रू रिटर्न्स, और मैं रिटर्न्स के थ्रू ही तो टैक्स पेमेंट करता हूं ना, मोस्टली यही केस बनने वाला है। तो उस केस में आपकी ड्यू डेट ऑफ 39 मतलब 3B की ड्यू डेट या फिर एक्चुअल फाइलिंग डेट विच एवर इज अर्लियर। सरकार हर तरीके से आपसे इंटरेस्ट जो है वो निकाल रही है, हर तरीके से अपना अमाउंट बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ड्यू डेट है 20th की, कोई भी मंथ की ले लो एग्जाम्पल, और मैंने फाइल करी 15th को। सरकार कहती है ऑब्वियसली भाई 15th ही हुआ ना, क्योंकि आपने तो फाइल कर दिया 15 को यूटिलाइजेशन दिखा के। यूटिलाइजेशन हैपेंस व्हेन यू फाइल द 3B, तो उस दिन से इंटरेस्ट लगा देंगे। और गलती से कल को अगर मैंने लेट फाइल किया था तो सरकार के लिए तुमने लेट फाइल किया वो गलती है, हम मानेंगे भैया अर्लियर ड्यू डेट से ही हमें इंटरेस्ट लगाना स्टार्ट करो। एक्चुअल में मैंने लेट यूटिलाइजेशन किया है, बट द गवर्नमेंट इज वेरी स्मार्ट। इन दोनों में से अर्लियर डेट से आपका इंटरेस्ट इन दोनों में से अर्लियर डेट इज योर यूटिलाइजेशन डेट, और उसके अगले दिन से आपका इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा टिल द डेट यू रिवर्स इट। रिवर्स मतलब आप आईटीसी रिवर्स कर दो या फिर उतना आउटपुट टैक्स में ऐड करके पे कर दो। ये आपका बन जाएगा पीरियड ऑफ इंटरेस्ट, जो मैंने येलो हाईलाइट किया। इसको छोड़ के अगर कोई रेसिडरी केस बन जाता है जिसमें रिटर्न वगैरह फाइल नहीं हुई, तो भैया जिस दिन भी आप ई क्रेडिट को डेबिट मारोगे वही आपका यूटिलाइजेशन हम मान लेंगे। ओके अब एक और सवाल ये उठता है इसमें, थर्ड सवाल, कि सर इसका थोड़ा एग्जांपल दो ना, हमारे जीएसटी के लॉ में ऐसा रॉन्ग आईटीसी कहां कहां आ सकता है? अरे कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपने सेक्शन 17 का ब्लॉक क्रेडिट ले लिया, फॉर एग्जांपल आपने इनएलिजिबल पोर्शन अंडर रूल 42 जो हम एग्जेम्प्ट सप्लाई से एट्रीब्यूट करते हैं वो वाला आईटीसी ले लिया, वो सब आपको नहीं लेना था ना। ओके तो ये रॉन्ग आईटीसी तो बन जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली इंटरेस्ट कब लगेगा? डोंट फॉरगेट द ट्रिगर पॉइंट। The trigger point will always be the same, that is availment of wrong ITC। वो कैसे पता चलेगा? वो मैंने आपको ऊपर बताया, if the credit ledger falls below the balance of the wrongly availed ITC।
अब ये दोनों एग्जांपल्स मैंने और डाले हैं, ये समझ आए तो ठीक, नहीं तो अभी ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आईसीए ने इसके ऊपर पूछा नहीं है, बट थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा। रूल 37 और रूल 37A चैप्टर नंबर 7 में आते हैं, जिसको याद है वो समझ पाएगा, नहीं याद है तो एक बार बुक खोल के देख लेना। रूल 37 में एक पॉइंट होता है, इन विच देयर इज अ लायबिलिटी ऑन द रेसिपिएंट टू पे द अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ इनवॉइस अलोंग विद टैक्स टू द सप्लायर विद इन 180 डेज। अगर वो पे नहीं किया तो जो नेक्स्ट रिटर्न होती है उसमें जो भी आपने आईटीसी अवेल किया है वो आपको रिटर्न करना पड़ जाएगा, आपको रिवर्स करना पड़ जाएगा। उस केस में अगर, एंड दैट विल हैपन अलोंग विद इंटरेस्ट, दैट विल हैपन अलोंग विद इंटरेस्ट, ओके। बट वो इंटरेस्ट ऑब्वियसली कब लगेगा, जब ये वाली कंडीशन आपकी पूरी हो जाए। दैट इज सेड, मतलब ये तो उन्होंने 88B में जनरली लिख ही दिया है, मैं इसके एग्जांपल्स आपको अलग अलग बता रहा हूं, तो ये तो सब जगह लगने वाला है, ओके। एंड ऑब्वियसली ये 180 डेज वाली बात 3 जगह नहीं लगती, जैसे अपना 15(2)B वगैरह हो गया या RCM हो गया, ठीक है ना, ओके, या फिर शेड्यूल नंबर 1 डीम्ड कंसिडरेशन। और एक है रूल 37A, अब ये देखते किसको याद है। रूल 37A रेड विद सेक्शन 41, सुनना मेरी बात, क्या होता है इसमें। सप्लायर GSTR 1 फाइल करता है, बराबर, उसके बेसिस पे मुझे 2B में क्रेडिट मिल जाएगा, बराबर। सप्लायर ने 3B फाइल नहीं किया, सप्लायर ने 3B फाइल नहीं किया तो सरकार मुझे कहती है कि हम आपको जो है क्रेडिट नहीं देंगे। उसमें टाइमलाइंस क्या होती है, सप्लायर को ये जो बोला है ना मैंने, सप्लायर डिड नॉट पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, ये कब तक, 30 सितंबर तक। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर उसने टैक्स का पेमेंट नहीं किया तो रेसिपिएंट को बोला जाता है आप टैक्स जो है, जो आपने आईटीसी लिया है वो आप रिवर्स करेंगे, वो आप रिवर्स करेंगे, कब तक, कब तक रिवर्स करेंगे, टिल 30 नवंबर। ये टाइमलाइन 30 नवंबर की कब कैसे आई, ये अब स्ट्रीमलाइन हो चुकी है, ऐसी हमारी सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में टाइम लिमिट में भी आ जाती है, द टाइम लिमिट टू अवेल द आईटीसी। तो ये भी आपका कौन सा केस बन जाएगा, जैसे अगर आप रिवर्स करते हो आईटीसी, ये आपको 30 नवंबर तक करना है, और अगर आपने 30 नवंबर तक नहीं किया, इफ नॉट देन आपके ऊपर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। अब ऑब्वियसली यहां पे भी मैं मानूंगा कि जब इंटरेस्ट पे करना स्टार्ट करूंगा ऑन द रॉन्ग आईटीसी, वो कब, अगर मैंने अवेलमेंट दिखाया होगा तो। ये आईसीए ने कहीं लिखा नहीं है, बट दिस इज ऑब्वियसली द लॉजिक। अब एक बात यहां पे और डाउट आता है कि सर यहां पे जब इन्होंने रूल नंबर 37 ये ए डाला, इसके इंटरेस्ट के पीरियड के ऊपर कोई ज्यादा क्लैरिटी दी नहीं है। कहीं ना कहीं डाउट आता है कि 30 नवंबर के बाद से लगेगा इंटरेस्ट, या 30 सितंबर के बाद से लगेगा, या मेरा डेट ऑफ यूटिलाइजेशन से लगेगा, मतलब डेट ऑफ यूटिलाइजेशन से नेक्स्ट डे। तो इसके ऊपर थोड़ी क्लैरिटी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता आईसीआई इसके ऊपर आपसे बात कुछ करेगा। बट यस, अगर बेसिक ये समझ गए आप, आपको शायद पेपर में बता रहा हूं क्या देंगे, वो आपको ये एग्जांपल्स के फॉर्म में नहीं देंगे, सीधा बता देंगे रॉन्गली अवेल्ड था या रॉन्गली अवेल्ड एंड रॉन्गली यूटिलाइजेशन था, वो सीधा अमाउंट दे देंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली रियलिटी में इस रूल नंबर 37A के लिए डिपार्टमेंट ने मेल्स भेजी थी विथ अमाउंट्स कि आपको ये अमाउंट ही कंसीडर करना है, तो वो प्रैक्टिकली भी उसके ऊपर बहुत बवाल था, उसको छोड़ दो। जस्ट आपको पूरा समझ आना चाहिए इसलिए मैंने यहां पे डाला है, बट क्वेश्चन के अंदर वो आपको क्लियरली बता देंगे कि ये अमाउंट है रॉन्गली अवेल्ड का एंड जो भी है यूटिलाइजेशन का, और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट निकालना है, बस बेसिक ये दिमाग लगा के, ठीक है, और ये दिमाग लगा के, ये वाला ज्यादा वो पूछेंगे नहीं, बट मैंने आपको बता दिया क्योंकि कल को क्वेरी आ सकता है। अब सर कहानी को घुमा देते हैं, कहानी को घुमा दो, गवर्नमेंट मुझे इंटरेस्ट पे करेगा, सर एक वेरिएबल को फिक्स कर लेते इंटरेस्ट वाले को, दैट विल बी 6% और 9%। मैं बता दूंगा किसमें क्या है। केस नंबर 1 जो है वो चैप्टर नंबर 15 का रिफंड्स चैप्टर है। रिफंड्स के चैप्टर में मुझे बोला गया है एप्लीकेशन फाइल करनी है RFD 01 में, या फिर इफ यू आर एक्सपोर्टिंग गुड्स और पेमेंट ऑफ IGST देन योर शिपिंग बिल विल बी कंसीडर्ड एज योर रिफंड एप्लीकेशन। तो उसमें जब आप RFD 01 को फाइल करते हो ना, तो उसके अंदर आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है विच क्लियरली शोज द डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन। उसमें डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन फिक्स हो जाती है। सर ये आप स्पेशली बात क्यों बता रहे हो, क्योंकि आपको वो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर डेफिशिएंसी मेमो निकला तो आपको नया एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है, फिर उसमें एक नई डेट आएगी एप्लीकेशन फाइलिंग की। उस एप्लीकेशन फाइलिंग की डेट के विद इन 60 डेज गवर्नमेंट शुड पे यू द अमाउंट। इफ इट डज नॉट पे, 61st डे से गवर्नमेंट का मीटर स्टार्ट हो जाता है इंटरेस्ट का एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो रिफंड का अमाउंट निकलेगा, जो भी रिफंड का अमाउंट आपका ड्यू है, इनटू द पीरियड ऑफ डिले फ्रॉम 61st डे ऑफ द एप्लीकेशन विच इज क्लियरली शोन इन एक्नॉलेजमेंट टिल द पेमेंट डेट इनटू 6% पर एनम। लेकिन अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो बन रहा है किसी कोर्ट, एपेलेट अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी के थ्रू, मतलब द रिफंड, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल आप डीम्ड एक्सपोर्ट करते हो, डीम्ड एक्सपोर्ट की जगह नॉर्मल समझ लो, अभी जैसे एक्सपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट की वजह से जो रिफंड निकला है यहाँ पे नॉर्मल 61 डेज लगाना है और 6% लगा देना है।
लेकिन अगर ये रिफंड बन रहा है बिकॉज ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोई अपील में हो गया था प्रोविजन, कोई लिटिगेशन चल रहा था, चाहे आपने इनिशिएट किया हो चाहे गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया हो, कैसे भी, तो उसमें आप ऑलरेडी तंग हो चुके हो, लिटिगेशन में ऑलरेडी आपका दिमाग बहुत खराब हो चुका है, तो गवर्नमेंट कहती है चलो 6 की जगह वहां पे हम आपको 9% का इंटरेस्ट दे देंगे. So if the interest is coming due to any order of court, tribunal, authority, then the interest rate will be 9%. बैलेंस तो सेम है, बैलेंस तो सेम है, आपको रिफंड एप्लीकेशन तो फिर भी फाइल करनी पड़ेगी. बात समझ में आई. सेकंड केस लेते हैं प्रोविजनल असेसमेंट का. अब प्रोविजनल असेसमेंट मेरी फाइनलाइज हुई, ठीक है, आरएफडी तो आपको फिर भी फाइल करना है, सरकार अपने आप नहीं देती, आपका काम बढ़ाएगी, आपको आरएफडी 01 तो फिर भी फाइल करना है. लेकिन अब क्या हुआ, जो प्रोविजनल असेसमेंट था दैट इज मोर देन व्हाट आई हैव व्हाट आई हैव टू पे. तो जो आपका प्रोविजनल असेसमेंट था माइनस फाइनल असेसमेंट टैक्स जो भी आपका निकला, वो डिफरेंस आपको वापस मिलेगा. इसमें और कोई फर्क नहीं है, वही 61st डे फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ आरएफडी 01 इंटू 6% पर एनम. इसमें कोई फर्क नहीं है, नॉर्मल है जैसा ही मैंने यहाँ पे पढ़ाया था आपको. अच्छा, अब केस नंबर 3 को ध्यान से सुनना. व्हेनेवर यू गो टू फाइल एन अपील टू एपेलेट अथॉरिटी और एपेलेट ट्रिब्यूनल, जैसा भी सेक्शन 107 या ट्रिब्यूनल में जब आप जाते हो तो आपको प्री डिपॉजिट फाइल करना पड़ता है, प्री डिपॉजिट पे करना पड़ता है, 10% 20% वो सब आपको पता है ना. तो जो वो कल को आप अगर आप केस जीत गए तो आपको प्री डिपॉजिट का रिफंड मिलेगा. उस प्री डिपॉजिट के रिफंड के आपको ऑन दैट रिफंड यू विल बी पेड इंटरेस्ट. और यहाँ पे आता है आपका सेक्शन नंबर 115 जो बोलता है कि जो पीरियड ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होगा ना इस केस में, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ प्री डिपॉजिट. आरएफडी कब फाइल हुआ, ये सब कब हुआ भूल जाओ. जिस टाइम आपने प्री डिपॉजिट फाइल किया था, आपने पे किया था फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग अपील, उस दिन से आपका इंटरेस्ट का मीटर हम स्टार्ट कर देंगे. दिस इज वेरी गुड एंड बेनिफिशियल फॉर मी. एंड रेट ऑब्वियसली 9%, क्योंकि ये भी कोर्ट और उसके लिटिगेशन के थ्रू ही आ रहा है, समझे. तो प्री डिपॉजिट ओके into the period. Now this period will be from the date of deposit of pre-deposit. This is written in section 115, in section 115 of the GST law till the refund date into 9% per annum. अब बच्चा पे एक गलती करता है इस प्री डिपॉजिट में, प्लीज डू नॉट कंसिडर द एडमिटेड लाइबिलिटी. भाई जब आप प्री डिपॉजिट जमा करते हो तो देयर इज वन सेल्फ एडमिटेड लाइबिलिटी, चाहे वो टैक्स है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, प्लस देयर इज सर्टेन परसेंटेज दैट यू डिपॉजिट ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स, नॉट द डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट पेनल्टी. तो वो जो डिस्प्यूटेड टैक्स का प्री डिपॉजिट आप जमा कर रहे हो ना, वो आपको वापस मिलेगा, और वो मिलेगा सारा इंटरेस्ट आपको उस पर मिलेगा. लेट से आपका एक सेल्फ एडमिटेड है 10 प्लस आपका जो डिस्प्यूटेड है उसका जो 10% निकल रहा है वो है 15, और आप 25 जमा करते हो, तो इंटरेस्ट जो आपको मिलने वाला है प्री डिपॉजिट पे वो ये मिलने वाला है. ये तो आप पे करने वाले हो ना, ये थोड़ी ना वापस मिलेगा. The amount of refund of pre-deposit, the amount of refund of pre-deposit that you will get, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा right from the date you deposited that pre-deposit. सेल्फ एडमिटेड तो जमा कर दोगे ना, वो थोड़ी ना वापस मिलने वाला है, वो तो आप एडमिट कर रहे हो. ठीक है जी. चलिए अब कस्टम्स की तरफ चलते हैं. कस्टम्स में क्या कहानी है, पहले वही लेते हैं कि मैं कस्टम्स डिपार्टमेंट को इंटरेस्ट किन सिचुएशंस के अंदर पे करूंगा. यहाँ पे रेट आपका 15% फिक्स्ड है, तो एक वेरिएबल एज यूजुअल मैंने फिक्स कर लिया. केस नंबर 1 वेयर हाउसिंग. अब ये वेयर हाउसिंग का कंसेप्ट क्या होता है, सेक्शन नंबर 61 में आपको वेयर हाउसिंग हमने अलाउ कर रखी है. पीरियड ऑफ वेयर हाउसिंग कुछ और है, लेकिन इंटरेस्ट आपको 90 डेज के बाद ही लगाना स्टार्ट कर देते हैं. बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सर्टेन पीपल. एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, ये अब डी लाइसेंस्ड है कस्टम्स लॉ से. ठीक है, तो इनके ऊपर ये सब नहीं लगता. इसके सिवा एक चीज ध्यान रखना, जहां पे भी आपको मैन्युफैक्चरिंग, देयर आर सर्टेन वेयर हाउसेस वेयर मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशंस हैव बीन परमिटेड पर्सुएंट टू सेक्शन नंबर 65, वहां पे भी आपको इंटरेस्ट नहीं लगता, क्योंकि वहां पे कोई वेयर हाउसिंग का पीरियड ही नहीं है. तो पीरियड ही नहीं है तो फिर एक जगह हम बोल रहे हैं वेयर हाउसिंग का पीरियड नहीं है और एक जगह इंटरेस्ट लगा रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है. तो वहां पे आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा. बैलेंस केसेस में आपको यस यू विल हैव टू पे द इंटरेस्ट अगर आपका एक पीरियड क्रॉस हो जाए. पहले समझते हैं, जो भी आपने कस्टम्स ड्यूटी को डेफर किया मतलब भाई जो भी मेरी पेएबल ड्यूटी है वो मैं भी नहीं पे कर रहा क्योंकि मैंने वेयर हाउसिंग करा रखी है, इनटू पीरियड ऑफ इंटरेस्ट. अब पीरियड ऑफ इंटरेस्ट आपको ध्यान से देखना है, 90 डेज हम आपको अलाउ कर रहे हैं. 90 डेज कब से, नॉट फ्रॉम द फिजिकल डिपॉजिट ऑफ गुड्स इन द वेयर हाउस बट रादर ऑफ द पीओ's ऑर्डर परमिटिंग द डिपॉजिट ऑफ द वेयर हाउस. लेट से आज है 16th ऑफ अप्रैल. 16th ऑफ अप्रैल को पीओ ने मुझे अलाउ किया कि भाई डिपॉजिट कर दो. एक्चुअल डिपॉजिट मैंने 17 को किया. आपका 90 डेज का मीटर 16 से स्टार्ट हो जाएगा. So this period will be 91st day from the PO's order under section 60 permitting the deposit of goods till the you actually pay that customs duty into 15% per annum. ये मेरा फिक्स्ड है.
मैं सरकार को 15% का पेमेंट करूंगा। इसमें एक केस लो ध्यान रखना प्रतिभा प्रोसेसर्स का, दैट सेज कि अगर कस्टम ड्यूटी पेबल नहीं है तो इंटरेस्ट ऑब्वियसली नहीं लगेगा। एंड ये तो लॉजिकली यहां से भी दिख रहा है, बट वहां पे आपको एक लाइन लिखनी है कि इंटरेस्ट इज कॉम्पेंसेटरी इन नेचर, so when there is no custom duty payable then there is no compensation for any late payment। ओके, नेक्स्ट केस है आपका प्रोविजनल असेसमेंट। यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करना, पीरियड थोड़ा सा अलग है। प्रॉब्लम क्या हुई इसके अंदर, सेक्शन 18 में मैंने प्रोविजनल असेसमेंट करा दिया। क्यों कराया, कोई उसको टेस्ट वेस्ट कराना था, कोई इंक्वायरी करानी थी, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, तो मोटा मोटी मैंने एक पेमेंट कर दी, बाद में मैं इसका फाइनलाइजेशन करवा लूंगा। फाइनलाइजेशन असेसमेंट ज्यादा निकला है, माइनस प्रोविजनल जो डिफरेंशियल पोर्शन होगा दैट यू हैव टू पे। पीरियड अभी बताता हूँ, 15% इज फिक्स्ड। अब ये जो पीरियड ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये बड़ा ही अतरंगी है भाई, ये आपको लर्न करना है, स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। दिस पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। इस चीज का कोई सर पैर नहीं है। मैं जिस दिन पेमेंट थी नॉर्मल उससे मेरे को लेना चाहिए था, ये कह रहे महीने की पहले तारीख से। ठीक है, शुभ काम, महीने की पहली तारीख से। एक एग्जांपल ले लो, लेट्स से 13 जून को मैंने प्रोविजनल असेसमेंट कराया, 7 अगस्त को फाइनलाइजेशन हुआ, 20 अगस्त को मैंने पे कर दिया जो भी मेरा बैलेंस ड्यू था, वो मैंने पे कर दिया। तो भाई साहब ये कह रहे इंटरेस्ट आप 1 जून से ही स्टार्ट करो। क्या है इस चीज का मतलब, कुछ नहीं। पीरियड ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ द प्रोविजनल असेसमेंट। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एक नोट लिख दिया है, ऑलवेज चेक इफ एनी वॉलंटरी पेमेंट इन बिटवीन। अगर लेट्स से फाइनलाइजेशन से पहले यहाँ पे मैंने कोई 20 जून को वॉलंटरी पेमेंट कर दी थी, तो वो पीरियड ऑफ इंटरेस्ट आपका ब्रेक हो जाएगा अमाउंट वाइज, जैसा मैंने आपको जीएसटी में बताया था। अब सर एक केस लेते दूसरा कि कस्टम्स वाले मेरे को इंटरेस्ट पे कर रहे, क्यों पे कर रहे भाई, उनकी तरफ से डिले हुआ है। तो यहाँ पे आपके ऑलमोस्ट 2 फैक्टर्स फिक्स हो जाते हैं। गवर्नमेंट मुझे 6% का इंटरेस्ट पे करेगी, और तभी पे करेगी जब उनके साइड से डिले 3 महीने से ज्यादा है। जीएसटी में 60 डेज का फर्क था, और रेट था 6% एंड 9%। यहाँ पे 6% वही है कॉमन, बट यहाँ पे 3 महीने का टाइम दिया कस्टम्स वालों को। पहला नॉर्मल सेक्शन 27A पढ़ लो, डिलेड रिफंड, जो भी आपका रिफंड अमाउंट है चाहे किसी भी रीजन की वजह से आया हो, इनटू पीरियड ऑफ जो आपका पीरियड ऑफ डिले बनेगा इनटू 6% पर एनम। अब ये पीरियड आपको कब से कैलकुलेट करना है, वही जब आप रिफंड का एप्लीकेशन फाइल करोगे। यहाँ पे RFD 01 वगैरह आपको कुछ नहीं लर्न करना, वो जीएसटी का था। तो आप रिफंड का एप्लीकेशन फाइल करोगे, एक्नॉलेजमेंट में आपके पास एक क्लियर डेट आ जाएगी, उस डेट से आगे 3 महीने का टाइम दिया जाएगा कस्टम्स वालों को। एंड इफ दैट 3 मंथ्स इज ब्रीच, तो उसके अगले दिन से नेक्स्ट ऑफ दैट डेट, उसके अगले दिन से टिल द गवर्नमेंट गिव्स यू द रिफंड, आपका वो पीरियड ऑफ डिले बन जाएगा, उतने पे आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 6% पर एनम। 2 स्पेसिफिक केस है, प्रोविजनल असेसमेंट वाला। कल को प्रोविजनल असेसमेंट मेरी फाइनलाइज हुई और उसमें मेरे को टैक्स वापस मिलना था, मेरे को कस्टम्स ड्यूटी वापस मिलनी थी, रिफंड ड्यू बन गया। तो प्रोविजनल माइनस फाइनल, मैंने ज्यादा पे कर दिया था तो मुझे वापस करो जो डिफरेंस है। पीरियड इंटू 6%, इस पीरियड में भी आपको 3 मंथ्स लेना है, लेकिन नॉट फ्रॉम द 3 मंथ्स ऑफ द एप्लीकेशन वगैरह, फ्रॉम द फाइनलाइजेशन। ये बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के द्वारा आपको कहीं पे यू आर गेटिंग सम रिफंड, एंड इफ दैट इज ब्रीच 3 मंथ्स, डिले इज 3 मंथ्स फ्रॉम द ऑर्डर डेट। तो बस यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोविजनल वाले में और कोर्ट ट्रिब्यूनल वाले में आपको कहीं एप्लीकेशन से 3 महीने नहीं गिनना है, आपको फाइनलाइजेशन और ऑर्डर डेट के 3 मंथ से आगे गिनना है। एक बात छोटा सा नोट डाला है, इंटरेस्ट हमेशा आपको कस्टम्स ड्यूटी के रिफंड पे मिलेगा, डिपॉजिट के रिफंड पे नहीं। जैसे प्रोजेक्ट इंपोर्ट वगैरह या कहीं पे और कोई आप सैंक्शंस ले रहे हो, कहीं पे कोई लाइसेंस ले रहे हो और आप कोई अमाउंट डिपॉजिट के नाम पे करवाते हो एज ए सिक्योरिटी, उसके रिफंड चाहे डिले हो जाए आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। दिस इज रॉन्ग। हियर इंटरेस्ट इज ओनली विथ रिस्पेक्ट टू द कस्टम्स ड्यूटी दैट दे आर रिफंडिंग, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू द डिपॉजिट्स। कल को इसमें डिले आया तो इस पे आपको कहीं पे भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसके ऊपर एक सवाल आया था शायद 24 में, तो वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा इस वाले में से। वी इन्वेस्टेड 33 मिनट्स गाइस। आई जेन्युइनली होप ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया हो। मतलब मुझे करते वक्त ये ऑलमोस्ट 1 आवर 15-20 मिनट्स लगे थे, क्योंकि पहले मैं कुछ और फॉर्मेट में बना रहा था, लेकिन उसमें बहुत ही हॉच पॉच हो रहा था। तो मेरे हिसाब से ये फॉर्मेट बेस्ट तरीके से आपको कवर कर लेगा सारी चीजें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। जेन्युइनली अच्छा लगे तो मुझे बताना फीडबैक, एंड टिल वी मीट इन अवर नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन और सम लेक्चर, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय। शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। इट हेल्प्स मी टू रीच मोर स्टूडेंट्स। बाय बाय।